नमस्ते, मैं खुशी तेरना हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पोस्ट कोविड सिक्वेलें और हमारे साथ है डॉक्टर रेशम कुकरेजा जो MD फिजिशियन है और कोविड कंसल्टेंट भी तेरना हॉस्पिटल में काम करती है और वो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की एक मेंबर भी है और मैम का पिछले 9 साल का एक्सपीरियंस रहा है। नमस्ते मैम। नमस्ते। हम पिछले 6-7 महीने से आप डेडिकेटली काम कर रहे हो, आपकी पूरी टीम कोविड पेशेंट के लिए दिन रात काम कर रहे हो, तो उसके लिए मैं और हमारे हॉस्पिटल की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैम आजकल देखा जा रहा है और सुना जा रहा है कि कोविड के पेशेंट थोड़े कम हो रहे हैं, तो मैम सच में कोविड के पेशेंट कम हो रहे हैं क्या? कोविड के पेशेंट्स का नंबर ऐसा लग रहा है कि कम हो रहा है बिकॉज़ एक टाइम पे पेशेंट को बेड के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन अभी पेशेंट आता है तो ऑलमोस्ट विदाउट अ प्रॉब्लम उनको बेड मिल ही जाएगा। सो ऐसा लग रहा है कि बेड नंबर्स कम हो रहे हैं पेशेंट्स के। प्लस होम आइसोलेशन के लिए पहले पेशेंट्स विलिंग नहीं होते थे, अभी उनमें वो एक्सेप्टेंस आया है बिकॉज कोविड के बारे में हमें अभी बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, तो बहुत सारे माइल्ड पेशेंट्स अभी होम आइसोलेशन जिनको ऑफ़र किया जा रहा है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने आप को घर पे भी मॉनिटर कर रहे हैं। वो काउंट करते हुए भी पेशेंट्स के नंबर कम हो रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन अभी लोकल ट्रेन्स चालू होंगे, फेस्टिवल्स आएंगे, तो उसके बाद इसका क्या इफ़ेक्ट रहता है ये हमको ट्रू नंबर्स पता चलेंगे बाद में पता चलेगा। पेशेंट कम हुए पर पूरी तरह से बंद नहीं हुए। बंद तो बिल्कुल नहीं हुए। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही बिल्कुल है, मास्क यूज़ करना ही है, बार बार हैंड सैनिटाइज करने ही है। बिल्कुल, तो ये हमें पूरा ये तो हमको कंटिन्यू करना ही है। तो मैम आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो कोविड पेशेंट के लिए है वो कैसा रहा है? ओवरऑल एक्सपीरियंस, सो कोविड जो है ये एक नया चैप्टर था हमारे सब के लिए, हम सब डॉक्टर्स के लिए। हम सब ये पढ़ के तो नहीं आए थे, तो ये डेली न्यू जो गाइडलाइंस आ रहे थे, जो रिसर्च आ रहा था, जो अपना एक्सपीरियंस है वो सब ऐड करके हम डेली इन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे। बट कोविड में टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रहा। पेशेंट किस टाइम पे हमारे पास आया, पेशेंट किस टाइम पे हमारे पास प्रेजेंट किया, और हर जो मेडिकेशन रेकमेंडेड है कोविड के लिए जो प्रूवन हुई उनका भी एक टाइम विंडो फिक्स था कि इसी टाइम में हम उसको देंगे तो वो काम करेगी, इसके बाद हम उसको देंगे तो शायद वो काम नहीं नुकसान करे। बट ये एक चीज़ भी हमने सीखी कि कोविड जो है वो हॉस्पिटल से जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है वो ख़त्म नहीं होता है। द रिकवरी इज़ नॉट कंप्लीट आफ्टर द पेशेंट इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम कोविड। सो पेशेंट को हम उस तरह से इंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड एक सेइंग है इंग्लिश में कि डिस्चार्जिंग द पेशेंट फ्रॉम अ हॉस्पिटल इज़ फ्रॉम कोविड इज़ अ बैटल हाफ वन। तो इसके बाद के जो रेसिड्यूअल सिम्टम्स है उसको फॉलोअप से ही हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। मतलब आफ्टर पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है उसको घर जाके खुद का ख्याल कैसा करना चाहिए? सो यूजुअली इन्फेक्शन जो स्प्रेड करने का पीरियड होता है या इन्फेक्शन वर्सन करने का जो पीरियड होता है दैट इज़ अप टू 10 डेज़। सो 10 डेज़ तक हम पेशेंट को अनलेस एंड अनटिल उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो 10 डेज़ तक पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है। उसके बाद वो मॉनिटर किया जाता है एंड ट्रीट किया जाता है। वंस ही इज़ बेटर 10th डे पे हम उनको डिस्चार्ज करते हैं एंड हम उनको होम आइसोलेशन सजेस्ट करते हैं फॉर 7 more days बिकॉज 7 more days पेशेंट इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है। सो वी टेल देम टू गो एंड एंटर एक रूम अलग से एंड अपने फैमिली मेम्बर्स को ना मिले फॉर एटलीस्ट 7 more days। और वो 7 days में हम पेशेंट को अपना टेम्परेचर, सैचुरेशन जैसे हम यहाँ पे भी मॉनिटर करते हैं वो मॉनिटर करने को बोलते हैं, बिकॉज एक इम्यून फेज़ या डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी का फिर भी आ सकता है। सो ये पेशेंट को हम मॉनिटर करके अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको टेलीफोनिकली कांटेक्ट करने को बोलते हैं। मतलब पेशेंट को घर जाने के हाँ, बाद भी मतलब कोविड उसके इसमें बॉडी में रहता ही है, बिल्कुल, तो उसको किसी को कांटेक्ट नहीं करना है, नहीं कांटेक्ट में नहीं आना है। और 7 to 10 डेज़ के बाद जैसे उनका ये होम आइसोलेशन पीरियड ख़त्म होता है उनको हम फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, फर्स्ट फॉलोअप के लिए। द नेक्स्ट फॉलोअप इज़ अकॉर्डिंग टू जैसा वो पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उस हिसाब से हम नेक्स्ट फॉलोअप प्लान करते हैं। कितने दिन के बाद उसको नेक्स्ट वीक में ही उसको फॉलो? हाँ, जैसे ही उनका होम आइसोलेशन ख़त्म होता है फर्स्ट ही शुड मीट हिज कंसर्न डॉक्टर। और मैंडेटरी फॉलोअप क्या है?
पेशेंट के लिए जो मैंडेटरी फॉलोअप रहता है? मैंडेटरी फॉलोअप अगर ऐसे देखेंगे कि एक माइल्ड पेशेंट है जिनको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, तो उनको एटलीस्ट 7 to 10 डेज़ के बाद एक बार मिलना है, वंस आफ्टर 3 months एंड देन आफ्टर 6 months. दिस इज़ फॉर एनी पेशेंट हु डिड नॉट हैव मच ऑफ अ कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज कोविड के लॉन्ग टर्म सीक्वेले हम और भी देख रहे हैं अभी, बट जिनको मॉडरेट टू सिवियर डिजीज़ रहा, इनके लिए प्लान्स अलग होंगे, इनके लिए चेंजेस होंगे. आफ्टर डिस्चार्ज पेशेंट आपके पास फॉलोअप के लिए आते हैं तो उनके कॉमन कंप्लेंट्स क्या रहते हैं? मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो पेशेंट की होती है वो वीकनेस या मायल्जिया होती है, जो काफ़ी लंबे समय तक चलती है. देर आर सम पेशेंट्स हु कंप्लेन ऑफ ब्रीदिंग इश्यूज़. तो ब्रीदिंग इश्यूज़ इट्सेल्फ ये वीकनेस के वजह से भी होता है. तो वीकनेस के लिए यूजुअली मैं पेशेंट्स को प्रोटीन पाउडर, मैं पेशेंट्स को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या ट्रेस एलिमेंट्स वाला मल्टीविटामिन्स देती हूँ. और ये पेशेंट्स को इंसेंटिव स्पायरोमेट्री या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस चालू रखने को बोलती हूँ. ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेशेंट को अगर ओवर्टली नहीं हुए कि बैठे बैठे भी नहीं हो रहा है, बट चलने के बाद तो ज़रूर होते हैं. बहुत पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि चलने के बाद मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. अगेन इन देम स्टैमिना बढ़ाना या फिर इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करना ये बहुत हेल्प करता है. बहुत पेशेंट्स को कॉफ बहुत लंबे समय तक रहता है. इनमें हमको इन्हेलर्स या इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करने से वो कॉफ धीरे धीरे कम हो जाता है. बहुत पेशेंट्स में जिनमें पहले लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल था, उनमें बहुत लंबे समय तक वो लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल कंटिन्यू करता है. उनको मल्टीविटामिन्स एंड रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है कि डोंट वरी, आपका टेस्ट और स्मेल आ जाएगा. बहुत पेशेंट्स को वीकनेस बहुत रहता है एंड एपेटाइट कम हो जाती है. अगेन लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल की वजह से वो एपेटाइट आने में टाइम लगता है. बहुत सारे पेशेंट्स को एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे वर्टाइगो या जैसे कि विजन प्रॉब्लम्स, बिकॉज रेटिना जो आँख का पर्दा होता है उसके ब्लड सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं. बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स भी देखे गए हैं, जैसे कि क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स जिसको हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं. तो कोविड में एक और चीज़ होती है, एक तो वो लंग में निमोनिया करता है एंड अदर थिंग वो क्लॉटिंग या थ्रोम्बोसिस करता है. तो बहुत पेशेंट्स हार्ट अटैक के साथ आते हैं या फिर स्ट्रोक या पैरालिसिस के साथ 3rd to 4th वीक के बाद आते हैं. तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोगों को अभी लेटर ऑन लाइक वी आर लर्निंग, तो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें डी डाइमर जो ब्लड थिकनिंग का टेस्ट होता है वो ज़्यादा था, उनमें हम एंटी कोएगुलेंट्स या ब्लड थिनर्स हम दे के उनको भेजते हैं. तो बहुत से सारे प्रॉब्लम्स पोस्ट कोविड हमने देखे हैं. बहुत पेशेंट्स को प्रोफ्यूज स्वेटिंग विदाउट एनी रीज़न, उनको प्रोफ्यूज स्वेटिंग होता है. सो ये सब चीज़ें हमको फॉलोअप पे मिली है. एक और चीज़ जो बहुत ही अंडर एस्टिमेट हुई है वो है साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स. तो पेशेंट ऑलरेडी कोविड लॉकडाउन के वजह से सोशली बहुत एक्टिव नहीं रहे, प्लस कोविड होने के वजह से एंड कोविड के जो स्टिग्मास हैं वो उनके वजह से पेशेंट को एंग्जाइटी और बाकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत देखे गए हैं. एंड जिन पेशेंट्स को मॉडरेट टू सिवियर कोविड हुआ था उनको बार बार ऐसा लगता है या फिर वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या उस टाइम का ट्रॉमा याद आता है. तो उनमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजीज़ करके एक चीज़ है जो देखी गई थी. तो पेशेंट का साइकोलॉजिकल वेलबींग या साइकेट्रिक वेलबींग भी फॉलोअप पे पूछा जाता है या पूछने की ज़रूरत है कि उनको एंग्जाइटी है या कोई प्रॉब्लम है क्या. ज़रूरत पड़े तो हमको इसके लिए साइकेट्रिस्ट की हेल्प भी लेनी चाहिए, सो दैट पेशेंट को कुछ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं रहे. फॉलोअप कितने महीने तक पेशेंट ने कंटिन्यू करना चाहिए? लाइक आई सेड, मैंने आपको वही बताया कि पेशेंट फर्स्ट विजिट पे आने के बाद उनको हम देखते हैं. एक और लंग प्रॉब्लम है जो लंग फाइब्रोसिस होता है, मतलब जो लंग की इलास्टिसिटी जिसका निमोनिया ज़्यादा था. तो ऐसे पेशेंट्स को रिकूप करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. बहुत सारे पेशेंट्स को हम ऑक्सीजन पे घर भेजते हैं, तो उनमें प्रॉब्लम्स अलग होते हैं और उनका फॉलोअप अलग अलग तरह, अलग पर्सन का अलग कस्टमाइजेशन होगा फॉर फॉलोअप. तो इतने सारे सिम्टम्स देखने के होने के बाद भी पेशेंट 100% कवर होने के चांसेस? इनफैक्ट एक स्टडी हुआ है अभी, ये पोस्ट कोविड पे काफ़ी स्टडीज़ हो रहे हैं. सो देयर वाज वन स्टडी रिसेंटली in which they found that out of certain percentage of patients, only 12 to 13 patients were absolutely symptom free after 3 to 4 weeks. There were some
30% patients who had 2 to 3 symptoms, but there were 50% patients who had more than 3 to 4 symptoms. मतलब they had a lot of problems to get back to a normal routine. जनरली ऐसे बोला जाता है कि कोविड फाइब्रोसिस, एक्चुअली कोविड फाइब्रोसिस क्या है, आप उसके बारे में बताएं। कोविड फाइब्रोसिस, सो यूजुअली अगर हम गिरते हैं, भागते भागते आप गिर गए तो आपको कहीं पे चोट लगी, तो उस तरह से आपको एक स्कार या फिर आपकी स्किन हील होती है। ऐसे ही लंग में भी हीलिंग प्रोसेस होता है, बट ये हीलिंग फाइब्रोसिस के फॉर्म में होता है, मतलब वो पार्ट ऑफ द लंग कड़क हो जाता है। यूजुअली लंग एक्सपांडेबल होता है, वो ऑक्सीजनेशन करता है, हमारे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज लंग्स में होता है। सो वो पार्ट जहाँ पे फाइब्रोसिस होता है, वो पार्ट ऑफ द लंग ये ऑक्सीजनेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं कर पाता है, तो वो पार्ट ऑफ द लंग उतना फंक्शन नहीं कर रहा है। सो ये चीज़ें सिर्फ कोविड में नहीं देखी गई है, बाकी लंग प्रॉब्लम्स में भी ये देखी गई है। जैसे इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस या टीबी जैसा बीमारी भी पहले भी रही है, तो टीबी के बाद टीबी जिन पेशेंट्स को हुआ है उनमें भी फाइब्रोसिस होता है, वैसे ही कोविड में भी फाइब्रोसिस पाया गया है। तो जो पेशेंट्स हमारे पास इनफैक्ट लंबे समय तक रहते हैं, जिनका ऑक्सीजन कम नहीं हो पा रहा है बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, 3 to 4 वीक्स के बाद हम उनका CT स्कैन करते हैं और उनका फाइब्रोसिस का प्रमाण हम चेक करते हैं। सो ऑन फॉलोअप ये पेशेंट्स को चेक करना पड़ता है। इनको स्टेरॉइड का कोर्स नहीं वर्क किया तो इनको एंटी फाइब्रोटिक्स करके एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स आए हैं, पहले ही हैं, तो वो उनमें यूज़ करना या नहीं, ये फॉलोअप पे हम डिसाइड करते हैं। और ये पेशेंट का फाइब्रोसिस कम हुआ, वैसा ही है, बड़ा है, वो देखना पड़ता है। जैसे हमने पेशेंट्स को डिपेंड ऑन पेशेंट, मैंने पेशेंट को ऑक्सीजन पे भेजा है घर पे, तो वो पेशेंट का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वैसा ही रहा है या बढ़ा है या कम हुआ है, तो वो उसके फाइब्रोसिस पे भी डिपेंड करेगा। अच्छी जानकारी मैडम आपने कोविड फाइब्रोसिस की इससे दी। मेरा अगला प्रश्न आपके लिए है कि जो ब्लड थिनर कोविड केस में है, तो वो भी एक्चुअली क्या है, वो हमारे व्यूअर्स को आप प्लीज़ बताइए। कोविड जो है वो लंग्स की तरफ भी अट्रैक्ट होता है और वो ब्लड में क्लॉट्स भी करता है, या फिर जिनको ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम्स है और उनका प्लाक अनस्टेबल है, जैसे उनको हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है, उनका प्लाक उनका जो क्लॉट है वो हार्ट अटैक जाके ये भी कर सकता है। तो कोविड ये जो थ्रोम्बस क्रिएट करने की जो क्षमता है, इसीलिए हम लोग इनमें एंटीकोएगुलेंट्स जो बोलते हैं, जब हॉस्पिटल में पेशेंट होता है तो उनको इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है, जब घर जाते हैं तब उनको टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है। तो इसमें सब पेशेंट्स को ये दिया नहीं जाता है, इसमें कैटेगरीज होते हैं। ये कैटेगरीज 2 चीज़ों के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। डी डाइमर करके एक टेस्ट होती है वो, या फिर पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो डी डाइमर अगर 2 टाइम्स नॉर्मल था पेशेंट का कभी भी ड्यूरिंग उनका कोविड की बीमारी के दौरान, तो हम इनको 6 वीक्स तक एंटीकोएगुलेंट्स पे रखते हैं। अभी ओरल फॉर्म में जो एंटीकोएगुलेंट्स है, जैसे रिवारोक्साबैन, डैबिगैट्रैन, एपिक्साबैन, इनमें से कोई सा भी हम यूज़ करके पेशेंट्स को उस पर रख सकते हैं। और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन के बेसिस पे देखा जाए तो जिनका 95 के ऊपर सैचुरेशन रहा तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिनका 95 से 90 के बीच में सैचुरेशन रहा उनको हम मॉडरेट कोविड करके बोलते हैं, और जिनका 90 के नीचे सैचुरेशन रहा उनको हम सिवियर कोविड करके बोलते हैं। तो जिनका 95 से 90 के बीच में सैचुरेशन रहा उनको भी हम एंटीकोएगुलेंट्स की ज़रूरत देनी पड़ती है, उनको हमको देना पड़ता है। बट अगर उनका एज ज़्यादा है, 75 के ऊपर है, तो उनमें ये देना एक रिस्क भी हो सकता है, तो उनमें हम एंटी प्लेटलेट्स जैसे एस्पिरिन का यूज़ करते हैं। और अगर एज लेस दैन 70 है और उनका सैचुरेशन कम गया था तो उनको भी हम ओरल एंटीकोएगुलेंट 6 हफ्ते के लिए देते हैं। और जिनको सिवियर कोविड था उनमें तो देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाके उनको ऐसे हार्ट अटैक या पैरालिसिस कुछ ना हो। उनको हमको एंटीकोएगुलेंट फॉर 6 वीक्स ये देना ज़रूरी है। तो फॉलोअप पे भी ये चेक किया जाता है वेदर उनको एंटीकोएगुलेंट चालू है या नहीं है, ब्लड थिनर जो है वो चालू है या नहीं है। अगर है तो उससे उनको कुछ प्रॉब्लम या कोई ब्लीडिंग इश्यूज हो रहे हैं या नहीं, तो फिर ऑटोमेटिकली उस हिसाब से हम उनका चेंजेस करते हैं। पेशेंट को आफ्टर डिस्चार्ज भी कंपलसरी फॉलोअप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होम आइसोलेशन के बाद जो अपना कम्युनिकेशन डॉक्टर पेशेंट के साथ, डॉक्टर के साथ है, वो ज़्यादा चालू रखना, खुद का ख्याल अच्छी तरह से रखना है और ज़्यादा गर्दी में नहीं पेशेंट को जाना है कोविड के पेशेंट के लिए। मैडम आजकल अभी फिर से लॉकडाउन अपनी इधर से थोड़ा कम हो चुका है,
पर यूरोप कंट्रीज़ में भी फिर से लॉकडाउन आया है और बोल रहे हैं कि सेकेंड वेव कोविड का आया है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? हाँ, ये सेकेंड वेव जो है ये यूरोप एंड यूके एंड यूएस जैसे कंट्रीज़ में नोट किया गया है। सो वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो म्यूटेट कर सकता है या अपना जो कोटिंग है वो चेंज करके फिर से प्रेजेंट कर सकता है। ये हमारे कंट्री में अभी तक आया नहीं है, बट वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो आ सकता है। हमारे कंट्री में लोग गर्दी करने लग गए फिर से, या फिर उन्होंने ठीक से ध्यान नहीं रखा, मास्क नहीं पहना, या ये क्राउडिंग कंटिन्यू किया, तो सेकेंड वेव आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। एंड जिनको ऑलरेडी कोविड हुआ है उनको इस स्ट्रेन से नहीं, लेकिन जो ये सेकेंड वेव में म्यूटेटेड स्ट्रेन है उससे इन्फेक्शन ज़रूर हो सकता है। सो अगेन ईच एंड एवरी वन एंड ऑल इज़ ससेप्टेबल, उनको कोविड होने की चांसेस हो सकती हैं, तो उनको मास्क पहनना, हैंड हाइजीन रखना और सोशल डिस्टेंसिंग या क्राउड में ना जाना ये ज़रूरी ही है। ऐसा नहीं है कि जिनको कोविड हुआ है उनको सेकेंड स्ट्रेन या सेकेंड वेव अफेक्ट नहीं कर सकता है, तो सबको ही ध्यान रखना है। सबको कुछ महीने ध्यान रखना ही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भी उस लिस्ट में आ सकते हैं। तो मैम, आपने जो अच्छी तरह से हमें पूरे कोविड के हिसाब से जो जानकारी दी हमारे व्यूवर्स को, उसके लिए मैं आपका थैंक यू। कोविड रिलेटेड आपको जो भी क्वेरी है या क्वेश्चन है हमारे कमेंट बॉक्स पर आप पोस्ट कीजिए। धन्यवाद।